नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष कुमार जेटाक। एलडीए इज़ अ रिएजेंट और इस रिएजेंट को हम एक लेक्चर में कभी कवर नहीं कर सकते। ये लेक्चर्स अलग अलग स्लॉट में मैं इसे अपलोड करूँगा। इसकी पूरी की पूरी डिटेल लेके मैं इसमें आपको इतना रेडी करके दे दूँगा कि अगर सब लेक्चर्स आपने देख लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर कॉलेज में आप हो तो आपको 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, और 1 लेक्चर में ये कवर करना मुश्किल भी है। अब एलडीए जो है, इस एलडीए को अगर हमें समझना है तो किस तरह समझे, तो पहले तो इसकी पूरी नेमिंग देखें तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। लिथियम इस मेटल इज यूज्ड, इसमें लिथियम मेटल है। ओके, अब पहले हम इसके नाम को थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं तो अगर हमारे पास CH3CH2CH3 होता तो प्रोपेन होता, पर हमारे पास 2 है, एक बॉन्ड हमें यहाँ बन सकता है, तो इसे हम जो नाम देंगे वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप कहा जाएगा। पर अगर हम इसे इस तरह लिखे CH3CHCH3 इस तरह, ओके, तो अब जो ये बॉन्ड बनेगा ये इस वाले कार्बन के साथ बनेगा, देखा आपने, बन सकता है। इसके लिए जो वर्ड है वो है आइसो। ओके, अब ऐसे 2 ग्रुप है, इसीलिए डाई आइसोप्रोपाइल। अब एक और बात करूं, इसमें एमाइड वर्ड इज यूज्ड, इसे एमाइड कहा गया है। अगर नॉर्मली अगर सपोज सोचो कि आप NHRR, यहां जो R ग्रुप है ना वो अल्काइल ग्रुप है, आप ऐसा सोचो कि दोनों R अल्काइल ग्रुप है, तो इसे आप सेकेंडरी एमाइन बोल सकते हो। ये हमारा सेकेंडरी एमाइन है। इस एमाइन में से अगर हम इस वाले प्रोटॉन वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब यहां से हमें जो रिलीज करना है वो क्या रिलीज करना है, H+। तो अगर हम यहां से H+ रिलीज करें, जिसे एसिडिक प्रोटॉन कहा जाएगा, और उसकी जगह पर लिथियम आ जाएगा। ओके, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए हमारे पास है और ये है H, मतलब डाई आइसोप्रोपाइल एमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल एमाइन। इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, पर अब हाइड्रोजन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या कहूंगा, प्रोटॉन मतलब H+। रिमूविंग प्रोटॉन फ्रॉम एमाइन इज सो मच डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसे हमें रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी अगर हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के अंदर अगर हम इसकी रिएक्शन करवाए तो हमें LDA इस तरह मिलेगा। यहां हो जाएगा लिथियम। तो यहां से जो प्रोटॉन निकला है ना, ये वाला प्रोटॉन, इससे हमें मिलेगा ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा LDA। तो ये LDA की प्रिपरेशन है। यहां एक और बात नोट करने की जरूरत है, यहां जो NLI बॉन्ड है, ओके, ये NLI बॉन्ड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, और इसीलिए ये अच्छा बेस है। हम इसको बहुत अच्छी तरह से अलग अलग रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब 2 ऐसे वर्ड मैं सिखाने जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद ये आपको नया भी लगेगा। बात करें हम, अब जो मुझे आपको बताना है मेन डिफरेंस, आप लोगों ने ऐसा सुना या पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफाइल
मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसे आप लुईस बेस भी कह सकते हो, है ना। अब देखो एक चीज, लुईस बेस मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल एक दोनों नाम दिए हैं, बट इन दोनों के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो है, वो न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है, वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और साथ में मैं ऐड कर दूं, एंड फॉर्म न्यू कोवैलेंट बॉन्ड, एक नया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जबकि बेस की अगर पहचान देनी है न्यूक्लियोफाइल से हटके, तो हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। अब आपको एक चीज और साथ में बताऊं इनके साथ, सी, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है ये, ओके, और ये ऐसा कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है लाइक CX बॉन्ड, तो ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज दिखाया है कार्बन पर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। ये क्या करेगा, इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा। यस, डेफिनेटली यहां से हैलोजन निकलेगा, ये यहां लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जबकि बेस क्या करेगा, तो बेस मॉलिक्यूल जो है, सपोज इस तरह कोई मॉलिक्यूल है, तो बेस क्या करेगा, बेस इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहां चला जाएगा। अब LDA जो है, इसे आप न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हुए देखेंगे या बेस की तरह। तो मैं पहले आपको इनके डिफरेंसेस दिखाऊं। पहले मैं दिखा रहा हूं आपको LDA। अब देखिए ये मॉलिक्यूल शायद आपको अच्छे से अब दिख रहा हो, ओके। अब देखिए ये जो बीच में है वो नाइट्रोजन है, ओके, बीच में जो है ये क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये कार्बन CH3 और ये वाला क्या है, CH है, ये वाला है CH CH3 मतलब प्रोपाइल ग्रुप है। उसी तरह ये भी एक प्रोपाइल ग्रुप है, और ये जो है वो लिथियम मेटल है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ओके, दिख रहा होगा आपको, ओके, ये है। अब देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ओके। उसी तरह मैं एक बेस आपको दिखा रहा हूं, OH माइनस आयन, इसके पास 2 लोन पेयर होगी, ओके, वो देख सकते हैं कि यहां होगी शायद, पर ये है OH माइनस। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें, LDA और OH माइनस, ओके, तो ये जो होगा ना दोस्तों, ये होगा बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल, जबकि ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। देर आर सो मेनी फैक्टर्स, हाँ, अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, सिचुएशंस अफेक्ट करेगी कि जिससे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर कैसे हम इसको बेस या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह देखते हैं वो बताओ। तो देखिए ये है एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसके साथ है CH3H और ये ले लेते हैं हम
Cl, ओके, Cl ले लिया। तो अब देखिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखिए ये रहा मॉलिक्यूल। अब देखिए ये वाला बीच वाला कार्बन जो है वो ये है, मैंने पकड़ा हुआ है, ओके, ये वाला, इसके साथ CH, ये CH3 और Cl। अब आप सोचिए कि अगर मैं LDA लेता हूं, ये LDA मॉलिक्यूल है, ओके, ये LDA मॉलिक्यूल लेते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि LDA जो मॉलिक्यूल है इसकी साइज देखिए आप, साइड वाले इसके साइज देखिए आप कितनी बड़ी है। क्या इस LDA को इस वाले कार्बन, देखिए इस वाले कार्बन पर अगर अटैक करना हो, इस वाले कार्बन पर जो बीच वाला कार्बन है उस पर अटैक करना हो, पॉसिबल है ये अटैक कर पाएगा? ये इस पर अपोजिट साइड से अटैक करना चाहे तो इसे अटैक कर पाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस कितना लगेगा इसको, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कितना लगेगा? तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है या तो फिर बेस जो होता है उसकी डिफ्रेंशिएट यहां से शुरू हुई। ये चाहे ना कि ये वाला इस पर अटैक करे, पर बल्कि ग्रुप होने के कारण ये इसके इस वाले सेंटर वाले कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ओके, जिस पर इसको अटैक करना है। किस पर अटैक करना है इसको? इस वाले कार्बन पर अटैक करना है। आप कहोगे सर इतनी साइड तो खुली है, पर ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, प्लस इसकी साइज देखिए कितनी बड़ी है, ओके, तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा LDA। तो LDA कहाँ अटैक करेगा? LDA अब अटैक करेगा एसिडिक प्रोटॉन, जो ये 6 प्रोटॉन दिखा रहा हूं मैं, ये वाले एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करेगा, उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मतलब LDA रिएक्ट एज अ बेस, नॉट रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर OH माइनस है, चलो मैं आप दिखाऊं आपको। अब देखो ये वही वाला CH3CH3CHCl मॉलिक्यूल है और ये OH छोटा सा है। ये चाहे तो OH ऑक्सीजन अटैक करेगा ना, उसके पास लोन पेयर होगी, तो वो इसकी क्लोरीन की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरह है, ये क्लोरीन है, ओके, उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहां से इसको अटैक कर सकता है। देखिए आपको ही मैं दिखा रहा हूं, अब देखो अच्छे से कि इसके अंदर ये अटैक कर पा रहा है, ओके, ये चाहे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। पर अगर इसकी जगह हम LDA को पकड़े, अब देखो किस तरह इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जब भी कोई बल्कियर ग्रुप आएगा, ओके, जब भी कोई बल्की ग्रुप आएगा तो वो बल्की ग्रुप के कारण क्या होगा? कांट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट, उस पर अटैक नहीं कर पाएगा जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, पर उस वाले पर अटैक करेगा, लाइक एसिडिक प्रोटॉन जो हो गए उस पर अटैक करेगा। LDA बल्की ग्रुप है, LDA क्या है? बल्की ग्रुप है, तो उस पर अटैक करेगा और प्रोटॉन को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसकी जगह अगर OH माइनस होता, ओके, तो वो यहां से अटैक कर सकता था, क्योंकि इसकी साइज जो है वो क्या है? छोटी, स्मॉलर इन साइज, ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉलर इन साइज वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ओके, और बल्कि ग्रुप LDA है वो रिएक्ट एज अ बेस रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्यों? खुद एंटर करेगा और Cl को डिपार्ट करवाएगा। जबकि LDA बल्की ग्रुप है एंड बिकॉज ऑफ दैट कौन सी रिएक्शन देगा? बेस मतलब एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो ये जो होगा वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और जनरली ये हमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में। आपने जो पढ़ा है वो सही है कि दोनों को सेम नाम दिया गया है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है। जब मॉलिक्यूल बल्की होगा वो सेंट्रल कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, फॉर एग्जांपल LDA। और दूसरी बात, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ कार्बन तक पहुंचेगा
और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इन दोनों के बीच में अगर हम और कोई डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, जबकि बेस जो होगा वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा होगी, जैसे कि एलडीएम में मैंने अभी आपको बताया, और अब आगे जाके भी एक बता दूँ। इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस कह दूँ तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो नेचर में काइनेटिक्स से, मतलब स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा। बेस की अगर बात करें तो वो थर्मोडायनेमिकली वर्क करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और रिएक्ट एज ए बेस, बल्कि ग्रुप है तो वो बेस की तरह। अब हमें एलडीए में जो जानना है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि हम जाएंगे रिएक्ट एज ए बेस। ओके, हम एलडीए की रिएक्शन के बारे में बात करें, आपको पता चल गया बेस की तरह रिएक्ट करता है। एक एप्लीकेशन आज हम पकड़े तो देखिए, सपोज हमारे पास इस तरह एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ना दोस्तों, वो हाइड्रोजन क्या होता है, आपको पता होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक नेचर का हम यूज करेंगे और इसमें से हम इनोलेट आयन जनरेट कर सकते हैं। कैसे, देखें। अब देखिए, मेरे पास ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। अब जब हम एलडीए पकड़ेंगे, एलडीए को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो होगा क्या कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगी और यहां से क्या होगा, ये H प्लस रिमूव होगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या है, एक्चुअली यहां जो लॉन पेयर थी इस वाले प्रोटॉन पर अटैक किया। ओके, तो इसके ऊपर क्या होगा, 4 वैलेंसी कन्वर्जन होगी। मैं बीच में थोड़ा लिख देता हूँ आपको कैसे हुई होगी। तो देखिए, ये हुआ होगा IPR2 NH Li और नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या किया होगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ले ली होगी, तो IPR2 NH लॉन पेयर मिल गई। और यहाँ से रिलीज क्या हुआ, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ होगा लिथियम कैटायन। अब ये जो एनायन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और उससे रेजोनेंस से हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा लाइक दिस। ओके, और इसके साथ ये Li प्लस क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। तो बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। इसे कहते हैं लिथियम इनोलेट आयन। और ये लिथियम इनोलेट आयन बहुत स्टेबल है, मतलब रिएक्शन कर सकता है। अब एलडीए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए मैं आपको एक जो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको करके पहले दिखाऊं। आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और आपने इसके अंदर बेस यूज करके देखा होगा NaOH। ओके, अब आपको पता है कि ये जो OH माइनस आयन है रिएक्ट एज ए बेस, यहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। क्या करेगा ये बेस, तो ये बेस इस वाले अल्फा हाइड्रोजन, ओके, अल्फा हाइड्रोजन जो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पर आ जाएगी, तो हमें मिलेगा CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज
C डबल बॉन्ड OH कार्बन आयन, और यहाँ से रिलीज होगा -H2O। ओके, अब ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस है। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाए तो हमें क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और यहाँ H। इसे हम कहेंगे इनोलेट आयन। ये क्या है? इनोलेट आयन। अब अगर हम ये रिएक्शन NaOH जैसा, या तो फिर मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड हो, या तो सोडियम इथॉक्साइड हो, ऐसे वाले कोई भी बेस की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम का नाम है सेल्फ कंडेंसेशन। मतलब क्या होगा? देयर आर सो मेनी CH3CHO मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द सिस्टम। सिस्टम में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब जब अगर हम NaOH है, सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड जैसे कोई भी बेस को यूज करेंगे तो होगा क्या कि ये जो बेस है इसकी pKa वैल्यू करीब करीब बहुत ही कम। NaOH की तो pKa की अगर वैल्यू की बात करूं तो वो 0.2 के करीब करीब है। इसके अलावा मिथॉक्साइड और इथॉक्साइड की pKa की वैल्यू करूं तो इसकी जो वैल्यू है वो है 15.5 है। ओके, 15.5 pKa वैल्यू है इसकी। जबकि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग अलग, सिर्फ पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड्स की pKa वैल्यू जो है वो होती है जनरली, इसकी pKa वैल्यू 16 to 20 के बीच में है। 16 to 20 के बीच में। तो होगा क्या कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उन सब में से इनोलेट आयन जनरेट नहीं होगा। इनोलेट आयन कुछ में से ही जनरेट होगा। मतलब ये जो इनोलेट आयन जनरेट हुए वो सिस्टम में ऐसे कितने बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सबके सब इनोलेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसके कारण एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, सेल्फ कंडेंसेशन। ये सेल्फ कंडेंसेशन क्या है वो मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए होगा क्या कि अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें से एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकला है, तो जो इनोलेट आयन जनरेट हुए थे ये वाले, ओके, ये वाले, यहाँ Na+ हम लगा दे स्टेबिलिटी के। अब ये जो इनोलेट आयन जनरेट हुए, अब होगा क्या कि ये जो कार्बन है इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या कि ये वाले जो है वो इस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अटैक करने के बाद होगा क्या, यहाँ सेल्फ कंडेंसेशन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ चला जाएगा और इससे हमें, और ये वाली जो पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव चार्ज, H ऊपर दिखा दे रहा हूँ ताकि ये हम जोड़ सके, CH2C डबल बॉन्ड OH। फिर ये सॉल्वेंट में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से OH और यहाँ से H, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, aldol कंडेंसेशन याद आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम में ये कह रहा हूं कि सपोज हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सिर्फ आल्डिहाइड नहीं, कीटोन भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, आगे बहुत सारे हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हो और इसके अंदर हमें अल्काइलेशन करवाना है। सपोज हमें अगर अल्काइलेशन करवाना है, मतलब वी वांट टू इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप इन दिस कंपाउंड, हमें ऐसे कंपाउंड के अंदर सपोज अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है।
तो पहले हमें क्या रोकना पड़ेगा, तो हमें ये वाला जो सेल्फ कंडेंसेशन है, इस सेल्फ कंडेंसेशन को हमें रोकना पड़ेगा। ये सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो सेल्फ कंडेंसेशन कब नहीं होगा। सेल्फ कंडेंसेशन करने के लिए हमें ऐसे जो मॉलिक्यूल जो इसे अनइनोलाइज्ड आयन, ओके, इसे क्या नाम दिया गया है, अनइनोलाइज्ड जो है, आयन नहीं सॉरी, अनइनोलाइज्ड मॉलिक्यूल है, मतलब जो H+ रिमूव नहीं कर पाए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हमें सॉल्यूशन में से निकालना पड़ेगा। मतलब एक्सट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हमें सब के सब ऐसे मॉलिक्यूल को इनोलेट आयन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 100% इनोलाइज्ड आयन कन्वर्ट हो, ऐसा काम करना पड़ेगा। और वो करने के लिए आपको pKa वैल्यू, कार्बोनिल कंपाउंड की जो pKa वैल्यू है, मैंने अभी बताई वो 15-20 करीब करीब है, उससे ज्यादा pKa वाले कोई भी रिएजेंट को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि NaOH या तो मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल हमें 100% इनोलाइज्ड आयन जनरेट करके नहीं देंगे। तो 100% इनोलाइज्ड आयन जनरेट करने के लिए pKa वैल्यू जो कार्बोनिल कंपाउंड की 16 to 20 है, उससे ज्यादा अगर हमें कोई है तो उसका नाम है LDA। इस LDA की pKa वैल्यू जो है वो है करीब करीब 35 या 36। तो LDA यूज करके हम 100% पहले इनोलाइज्ड आयन बना सकते हैं, और वो इनोलाइज्ड आयन क्या हो गए, स्टेबल हो गए। एक हम सिर्फ बात कर ले, ये एक मॉलिक्यूल है, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल एमाइड हमने लिया हुआ है, ओके। अब होगा क्या कि ये जो है एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ होगा। कब, तो इन THF करीब करीब -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ से लेके 0 तक भी ये दिखाया गया है। तो हमें मिलेगा क्या, तो CRH डबल बॉन्ड CO Li लाइक दिस। और यहाँ से ये सोच लो कि ये यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, तो हमें मिला क्या, एमाइन मिल गया, ओके, एमाइन मिल गया। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो है वो क्या है, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन है, लिथियम इनोलेट आयन। हम आगे बताए तो लिथियम इनोलेट आयंस। ये जो लिथियम इनोलेट आयंस है फ्रेंड्स, ये सफिशिएंट स्टेबल है टिल अल्काइल ग्रुप अटैक्स। अल्काइल ग्रुप जब तक अटैक करे तब तक ये रहेगा। और LDA के पास ये कैपेसिटी है बिकॉज ऑफ हायर pKa वैल्यू देन कार्बोनिल कंपाउंड। इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये सब के सब मॉलिक्यूल्स को लिथियम इनोलेट आयंस में कन्वर्ट करवा देंगे, और इसीलिए इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन होगा ही नहीं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली जितने भी है ऑलमोस्ट सब इनोलेट, लिथियम इनोलेट्स में कन्वर्ट हो गए। और इसीलिए अब क्या होगा कि सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर रहा था वो इसमें करेगा ही नहीं। पर उसको मैं अल्काइलेशन करवाऊं उससे पहले मैं इसके अंदर लाना चाहता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं इसे दिखाना चाहता हूं। ये जब हमने लिखा है तब तो हम सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस, बट इस इनोलेट आयन की टू जियोमेट्री
जियोमेट्री पॉसिबल है, 2 जियोमेट्री इसकी पॉसिबल है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एलडीए का इंट्रोडक्शन, एलडीए किस तरह वर्क करता है, क्यों बेस्ड है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, और पहली एप्लीकेशन हमने शुरू की है अल्काइलेशन। जो देखो साइंटिस्ट किसे कहा जाता है, साइंटिस्ट इसे ही कहा जाएगा कि पहले प्रॉब्लम ढूंढो और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट में कैसे हम सॉल्व कर सके उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें वही किया है। मैंने प्रॉब्लम दिखाई सेल्फ कंडेंसेशन इन कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसको शॉर्ट आउट कैसे किया हमने एलडीए से। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमें मिला, उसे हमने सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की अल्काइलेशन करवाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें जियोमेट्री कैसे पॉसिबल है। सच अ नाइस, बहुत ही अच्छी है, जो नेट जीसेट वाले इसे बहुत यूज कर लेते हैं। तो वो हम इसके बाद वाले पार्ट में लेके आएंगे। आपको अगर ऐसा लगा हो ना कि ये वीडियो सच नाइस, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।